ये बार बार जो माइक बंद हो रहा है, लाइट बंद हो रही है, बस अगर चलता तो शायद पूरे के पूरे लोग स्टेज पर रहते और मुझे नीचे बैठकर करना पड़ा। माशाल्लाह से दिल खोल के यहाँ पर लीडर लोग मौजूद हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका दिया था मुझे कि आपकी नुमाइंदगी इस मुल्क की सबसे अजीम जो ऐवान है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जाने का, बैठने का शर्फ उन्हीं लोगों को हासिल होता है जिन्हें आवाम तय करती है, चुनकर भेजती है। अगर कल अंबानी हो या अडानी हो या हिंदुस्तान का कोई करोड़पति, अरबपति आदमी हो, अगर वो कहेगा कि मैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ में देता हूं, मैं भी लोकसभा के अंदर आकर बैठूंगा, तो मुमकिन नहीं है। यकीनन वो राज्यसभा के अंदर जाकर बैठ सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो लोग जाते हैं वो आवाम उन्हें पसंद करती है, आवाम उन्हें चुनती है। हर 5 साल के बाद यह इख्तियार आपको दिया जाता है कि आपकी नुमाइंदगी, आपका नुमाइंदा पार्लियामेंट के अंदर कौन होगा। 2019 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक आवाम वो थी जो सोचती थी कि क्यों नहीं हम कोशिश करें, क्यों नहीं हम अपनी भी एक क़यादत को पैदा करें। और इन्हीं आवाम में से कुछ ऐसे लोग थे जिनके जहनों के अंदर ये बात थी कि हम यहां से अपनी क़यादत खड़े ही नहीं कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि उनके जहनों में यही चलता था कि मेरा लीडर या तो शरद पवार होगा, या राहुल गांधी होगा, उद्धव ठाकरे होगा, अजीत पवार होगा, अशोक चौहान होगा, लेकिन हमारा अपना कोई कायद नहीं होगा। ये हमारे जहनों के अंदर बात डाल दी गई थी। लेकिन जब 2019 के अंदर जब हमने फैसला किया, तो मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि उस वक्त कैसी कैसी बातें चलाई जाती थी, कैसे कैसे इल्जाम मुझ पर लगाए जाते थे। कोई ये कहता था कि ये तो सेटिंग हो गई है, यहां से MIM की सीट जीतना नामुमकिन सी बात है। किसी ने कहा कि इनका लेन देन हो गया, किसी ने कहा कि शिवसेना बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगी क्योंकि यहां पर मजलिस वोट काटने का काम कर रही है। दरअसल हकीकत यह है कि 20 सालों से यहां मैं अगर किसी से भी पूछ लूं कि तुमने 20 सालों के अंदर किसको वोट दिया, तो कोई एक ऐसा शख्स नहीं रहेगा जो ये कहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को या शिवसेना को वोट दिया। हम तो अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहते हुए हमने हमेशा किसको वोट दिया, तो कभी कांग्रेस को वोट दिया, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट दिया। नतीजा क्या हुआ, या आप लाखों की तादाद के अंदर उन्हें वोट देते रहे और 20 सालों से लगातार शिवसेना जीत कर आती रही। जब हम मैदान के अंदर आए, हमने ये कहा कि कम से कम हमें हमारी ताकत तो समझने दीजिएगा, हमें ये तो पता लगने दीजिएगा कि हमारी ताकत मैदान के अंदर कितनी है। और हमने लोगों से ये कहा कि अगर 3 लाख वोट लेकर अगर इम्तियाज जलील अगर इलेक्शन हार भी जाता है, तो उस हार में भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि कम से कम हमने 3 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम तो किया है। एक इलेक्शन हारेंगे तो दूसरी बार हमें समझ में आएगा कि हमारी हकीकत क्या है।
हम कितने और वोट लेने चाहिए, किसके और वोट लेने चाहिए। नौजवानों से हमने कहा कि एक मर्तबा साथ दो, एक मर्तबा हमें ताकत दो, एक मर्तबा धक्का लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल की शिवसेना को यहां से उखाड़ कर फेंका और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का झंडा हमने यहां पर लहराया। और इस जीत ने, जिस तरीके से हमारे शोलापुर के अध्यक्ष फारूक शाब्दी साहब ने कहा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपने एक पैगाम दिया, और वो पैगाम ये था कि अगर हम मुत्तहिद रहे, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, अगर हमारे बीच में एक बहुत मजबूत इत्तेहाद रहा, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम बिखर गए, हम बढ़ गए, हम बिक गए, तो हमारी क़यादत खत्म हो जाती है। और ये पिछले 40 साल ये जितने नौजवान यहां पर खड़े हैं, किसकी उम्र गौर से सुनिए, किसकी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, तुमने अपने हयाती के में, तुमने अपने पैदा होने के बाद से आज तक तुम्हारा अपना कोई नुमाइंदा जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर तुम्हारी नुमाइंदगी कर सका, वो देख नहीं सके। क्योंकि आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आखिरी एमपी इस शहर से जो चुना गया था, जो आपके बीच में से था, वो इज्जतमाब जनाब काजी सलीम साहब थे, एक बहुत मशहूर शायर। 1980 के अंदर 40 साल लग गए। 40 साल के बाद जब हमने कोशिश करना शुरू किया, तो न जाने ऐसे कितने लोग थे, और यकीन के साथ कहता हूं, कोई गैर नहीं थे, हमारे अपने ही थे, जो हमें मायूस करते, जो हमें यह समझाने की कोशिश करते कि यह मुमकिन ही नहीं है, कैसे जीतोगे। हिसाब किताब दिखाया जाता था कि हम जीत ही नहीं सकते हैं करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के शिवसेना को, एमपी को हमने हराया। किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से। मैं उस वक्त भी एक बात कहता था कि हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, हम शिद्दत के साथ मेहनत करें, जीत और हार का जो भी फैसला है हम अपने रब पर छोड़ देते हैं। लेकिन आज कैसी कैसी साजिशें चल रही है। हिंदुस्तान के अंदर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महाराष्ट्र के अंदर 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इकलौता एक मुस्लिम एमपी सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं है। आपके कर्नाटक में एक भी एमपी नहीं है आपका, आपके राजस्थान में एक भी नहीं है, आपके मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है, झारखंड में एक भी नहीं है, उत्तराखंड में एक भी नहीं है, गुजरात में एक भी नहीं है, दिल्ली में एक भी नहीं है। कितने सारे ऐसे राज्य गिनाऊं मैं आपको। और आपके मुस्तकबिल के फैसले, हमारे अब शरीयत के फैसले भी, हमारे शरीयत के फैसले भी इन ऐवानों में होने लगे हैं, और वहां पर हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। किस बात की तकलीफ है इम्तियाज जलील से? या आज हमारे मोहल्लों के अंदर जो लोग घूम रहे हैं, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी को हमें कमजोर करना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, इसीलिए यहां पर इम्तियाज जलील नहीं, इस बार चंद्रकांत खैरे को वोट देना है। एक सीट, और वो भी आपको हजम नहीं हो रही है, और कोई गैर नहीं घूम रहे हैं, हमारे ही कौम के वो दल्ले घूम रहे हैं जिन्होंने 40 साल तक हमारी ये क़यादत को खत्म करने का काम किया है। इम्तियाज जलील नहीं चलेगा। क्या ये उम्मीद करते हैं आप कि कल अगर एनआरसी का कानून आएगा तो खैरे साहब आपकी नुमाइंदगी करेंगे, उसका विरोध करेंगे खैरे साहब? जब यूसीसी का कानून आएगा और मेरे ये मौलाना को कहा जाएगा, बुजुर्ग शख्स से कहा जाएगा कि आप नमाज की टोपी मस्जिद में पहनिए, बाहर नहीं पहन सकते क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी मजहबी शिनाख्त को छुपा देगा। हम जैसा मुल्क में रह रहे हैं, आप अपनी मजहबी शिनाख्त आप पहनिए टोपी, आप मस्जिद में जाकर पहने। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के वक्त एक मुद्दा कर्नाटक के एक शहर का, जहां पर हमारी एक छोटी बच्ची
कॉलेज जाने वाली हिजाब पहनकर गई तो देश भर में बवाल। हिजाब पहनकर बच्ची आई है, पूरा इलेक्शन उन्होंने उस हिजाब के ऊपर निकाला। मुद्दा क्या था इलेक्शन का? महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग नहीं थी, जुल्म और ज्यादती दलितों के खिलाफ जो हो रही है वो नहीं थी। चर्चा क्या हो रहा था कि मुसलमान बच्चियों ने हिजाब पहनना या नहीं पहनना चाहिए। कल अगर ये कानून लेकर आते हैं, हमें डर यही सता रहा है कि 2024 के अंदर अगर ये दोबारा अपनी हुकूमत बनाएंगे तो एक बात अच्छी तरह से समझ ले कि विरोधी पक्ष के अंदर कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, बहुजन समाज पार्टी के हो, डीएमके के हो, एआईडीएमके के हो, शिवसेना के हो, ये सब विरोधी पक्ष के अंदर बैठेंगे। और कल को अगर नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा कानून लेकर आता है तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और यकीन के साथ कहता हूं, किसी माइकल लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि उसके सामने खड़े रहकर विरोध करे। अगर उस वक्त कोई विरोध करेगा, कोई डट कर खड़े रहेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डालकर कोई जवाब मांगेगा उनसे, कोई सवाल करेगा उनसे, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील करेगा। लेकिन नहीं, इम्तियाज जलील नहीं चाहिए। अगर आप पूरे के पूरे जीत जाइए, आपकी हैसियत क्या बना के रखी है? हमारी औकात दिखाते हैं 5 साल के बाद। 10 ऐसे राज्य हैं जहां से एक भी मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया गया, एक भी नहीं, 10 राज्य। और फिर चले हैं हम गुलामी करने के लिए। अभी हमको ये डरा रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं देंगे तो भाजपा आ जाएगी। तुम में और उनमें क्या फर्क रहा है? खैरे का नाम तो सुने हैं ना? ये हरे सांप है जितने भी, ये जितने भी आप बैठे हैं, हम हैं, तो हमें हरा सांप कहा गया था। आज इतना इलेक्शन की वजह से परिवर्तन हो गया है, मन परिवर्तन हो गया है जनाब का, कि ईद के मौके के ऊपर ईदगाह में आके अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं, ईद मुबारक कर रहे हैं। आपको 30 साल तक आपको याद नहीं आया कि इस जिले के अंदर मेरी एक कौम भी रहती है जिन्हें मैं साल में एक मरतबा रमजान ईद के मौके के ऊपर जाऊंगा और उन्हें मुबारकबाद दूंगा। बात वहीं पे खत्म नहीं हुई है जनाब। तो अब इस तरीके से बयानात दे रहे हैं मानो कोई मौलाना बता रहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। चौदह जून के बाद बहुत सालों के 14 जून के बाद जो अभी बहुत जो फड़फड़ा रहे हैं उनके सबके हिसाब, और ये जनाब को तो मिलेंगे 14 जून के बाद। मेरा ये कहना है मेरे भाइयों, ये अगर आज हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, आपका नुमाइंदा अगर होता है तो उसका फर्क कैसा पड़ता है, कुछ बातें मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। यहां पर मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट प्लान आया है, बैजीपुरे के अंदर बहुत सारे गरीबों के घर तोड़े जाने वाले हैं, बुजुर्ग लोग परेशान हैं, हमारी माएं दुआ करती है कि ऐसा कुछ ना हो, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर ना चले। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बुलडोजर उन शहरों के अंदर चलाया जाता है जिन शहरों के अंदर आपकी क़यादत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील की क़यादत यहां पर मौजूद है, किसी के माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि
बाईजीपुरे के अंदर, और सिर्फ बाईजीपुरा ही नहीं, जहां जहां पर भी डेवलपमेंट प्लान के नाम के ऊपर गरीब बस्तियों को उखाड़ कर फेंकने की इनकी मंशा है, आप लोग घर में रहना, बुलडोजर का मुकाबला इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील करेगा। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एक खबर आई थी कि एक एनिमी प्रॉपर्टी का एक मामला, एनिमी प्रॉपर्टी मतलब वो लोग जो पार्टीशन के वक्त यहाँ के जो मुसलमान हिंदू अलग अलग बच चुके थे, जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कही जाती थी। खबर आई कि कटकट गेट में कुछ इलाके ऐसे हैं जो एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। उस वक्त ऐसे ही दहशत का, डर का, खौफ का माहौल था। मुझे एक दिन वहां के लोगों ने बुलाया, मस्जिद के अंदर बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू की गई। मैं दूसरे दिन कलेक्टर साहब के पास गया और कलेक्टर साहब के पास जाने के बाद ये बात किया कि साहब, अगर कोई 75 साल के बाद उठकर आएगा और ये कहेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, तो पिछले 30, 40, 50, 60 साल से जो लोग वहां पर बैठे हैं, जो आपको टैक्स दे रहे हैं, जिन्हें आपने रोड दिया, लाइट दिया, रास्ते दिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमें दिल्ली से ऑर्डर आया है कि एनिमी प्रॉपर्टी को खाली किया जाए। मैंने कहा कि देखिए साहब, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बड़ी घनी आबादी है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें फरमान आया था उनके आका भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा का कि यहां पे खाली करवाना। जब बहुत समझाने के ऊपर बात नहीं बनी, तो मैंने उन अधिकारियों के बीच में यह कहकर उठा कि मुझे जितना बताना था मैंने बता चुका हूं, अब तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, कब आने वाले हैं मुझे बताओ, मैं बताता हूं तुम्हें कैसा वहां पे क्या चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइल बंद हो चुकी है, माशाल्लाह। इसलिए कह रहा हूं, ये कोई दूसरे शहरों में मुमकिन नहीं है। बंबई के मीरा रोड के ऊपर जब वो मामला हुआ, आप लोगों ने YouTube पर देखा, 40 साल से वहां पर गरीब लोग छोटी छोटी ऐसी दुकानें लगाकर मीरा रोड के ऊपर कारोबार कर रहे थे। लेकिन मीरा रोड की एक घटना हुई, दूसरे दिन उन्होंने बुलडोजर लेकर आए और पूरी की पूरी दुकानें मीरा रोड की, गरीब लोग, छोटे छोटे कारोबारी, छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना पेट भरने वाले, उनके पूरे कारोबार के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। एक YouTube के ऊपर मैंने वीडियो देखा, एक बहुत बुजुर्ग शख्स मीडिया वालों से बात करते हुए फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है, एक लड़का है, वो भी अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा है, कुछ काम नहीं कर पाता। मैं उसके लिए छोटा गैरेज चलाकर उसका पेट भरता हूं और वो हज़रत फूट फूट कर रो पड़े। अगर वहां पर हमारी क़यादत होती तो पूरी ताकत हम झोंक देते। उस दिन रात में मैंने ये ऐलान किया कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद से नहीं, मुंबई से लड़ना चाहता है, क्योंकि मैं दोबारा एक मीरा रोड मुंबई में देखना नहीं चाहता। बस इतना मेरा कहना था। पूरे मुंबई में हड़कंप मच गया, ये काहे के लिए आ रहा हमारे सर पे बैठने के लिए।
कांग्रेस के एक मंत्री ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि नहीं, एक सीट तो पार्टी ने मुसलमानों को देना चाहिए, और अगर वो मुसलमानों को एक सीट दे रहे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। असलम साहब मिनिस्टर, आरिफ नसीम खान साहब, कांग्रेस के दिग्गज नेता, कहा कि एक सीट तो मुसलमानों को देना चाहिए और मैं बांद्रा की सीट से लड़ने के लिए तैयार हूं। अमीन पटेल साहब कूद गए, कांग्रेस के दिग्गज एमएलए, बोले अगर वो दोनों नहीं लड़ रहे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, एक सीट आप दे दीजिएगा मुसलमानों को। कांग्रेस ने उन्हें अपनी जूती दिखाई, उन्हें जूती दिखाई और कहा कि हम एक सीट नहीं देंगे, तुम जाएंगे तो जाएंगे कहां? भाजपा में तो जाने वाले नहीं है, हम तुम्हें यहां पर अपनी जूती पर बिठाते हैं। नहीं दिए, नहीं दिए सीट। मैंने उस रात तय किया, हारो या जीतो, मैं वहां पर दो मुसलमान को खड़े करा, सिर्फ उनके अंदर यह दहशत डालूंगा कि अगर तुमने जो खेल इतने सालों से खेलते आ रहे, रबर स्टैंप हो गए हो तुम, कोई ये मत समझिएगा कि तुम बहुत बड़े ताकतवर, हम बहुत बड़ी, हमारी कौम बहुत बड़ी ताकत है, एक सीट के लायक नहीं है। काम क्या है तुम्हारा? हर 5 साल को जाना, वोट मारना, एमपी वो बनेंगे, एमएलए वो बनेंगे, हमारा काम क्या? तो हम वोट डालते रहो, डालते रहो। एक दौर था जब इस मुल्क के अंदर 48-50 एमपीज मुसलमानों के चुन के आते। आपकी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हर 5 साल के बाद आपकी नुमाइंदगी घटती जा रही है, और इसे कम होने में, कम करने में कोई गैरों का हाथ नहीं है। जो खेल, जो साजिश, जो षड्यंत्र आज मेरे शहर में खेला जा रहा है, अब मुझे एहसास होता है कि इस मुल्क से हमारी क़यादत क्यों और कैसे कम हुई है। एक कैंडिडेट सुना बहुत पैसा लेकर आ रहा है, लाएगा, शराब में बहुत पैसा है, दारू बेचोगे तो बहुत पैसा मिलता है। इज्जत माब जनाब झुमरे साहब, सुना गरीब बस्तियों में कुछ मुसलमान लीडरों को पकड़े हैं, उन्हें टारगेट दिया गया है। चौकन्ना रहिए मेरे भाइयों, उन्हें टारगेट दिया गया है कि गरीब बस्तियों में जाइए, लोगों से वोटर आई कार्ड लीजिए, उनके उंगली के ऊपर निशान मारिए, वो कार्ड उनके पास इलेक्शन के दूसरे दिन तक उनके कब्जे में रहेगा। देने वाले को 1000 रुपये, 500 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 1500, 2000। मैं इतना यकीन के साथ कहता हूं झुमरे साहब, इतने पैसे में तो एक अच्छी ब्रीड का तुम कुत्ता भी नहीं खरीद सकते हैं, ये तो शेर के बच्चे हैं, इनकी कीमत कहां से लगाओगे? लेकिन दिक्कत इस बात की है, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की दलाली करने के अंदर रखे हुए हैं। किसी गैर की हिम्मत नहीं है कि हमारे इलाके में, हमारी बस्तियों में आकर ये कौम का सौदा करे। हमारे ही अपने लोग हैं, उनसे चौकन्ना रहिए। बहुत सारी गरीब बस्तियों में ऐसे टारगेट दिए गए हैं। मेरे भाइयों, ये बात अच्छी तरह से समझ ले, 44 साल हो गए हैं काजी सलीम साहब को यहां का नुमाइंदा हुए। इम्तियाज जलील अगर जीता तो ये जीत इम्तियाज जलील की नहीं रहेगी मेरे भाइयों,
ये आप लोगों की जीत रहेगी, इस इत्तेहाद की जीत रहेगी, उन मुसलमानों की जीत रहेगी जो आज हिंदुस्तान के न जाने कितने शहरों के लिए हमारे लिए दुआएं मांग रहे हैं। और खुदा ना करे हम चंद वोटों से अगर हारे, एक एक वोट की कीमत क्या होती है। आपको अगर मैं बताऊं कि पूना का एक इलेक्शन हुआ था, उसमें 2 उम्मीदवार थे, दोनों को एक जैसे वोट मिले थे, एक जैसे वोट। शिवसेना के उम्मीदवार को और दूसरा एक इंडिपेंडेंट था, फेरोज नाम का मरहूम, दोनों को एक जैसे वोट मिले थे। मैं उस वक्त पूना में पत्रकार था। जब काउंटिंग हुई तो इनके लाखों सपोर्टर्स यहां पे, उनके लाखों सपोर्टर्स यहां पे, अनाउंसमेंट हुआ कि दोनों को एक जैसे वोट मिले। रिकाउंटिंग की गई, दोनों की मांग थी कि रिकाउंटिंग का नतीजा भी जब आया तो एक जैसे वोट, एक वोट पोस्टल के जरिए आया था, पोस्ट के जरिए एक वोट आया था। यानी कि जो पुलिस वाले ड्यूटी पे रहते हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी कर्मचारी इलेक्शन में ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, उन्हें ये पोस्टल वोट देने का इख्तियार, एक वोट आया था। फैसला हुआ कि वो पोस्टल बैलेट खोला जाए। लाखों की भीड़ इधर, लाखों की भीड़ इधर, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ था। जब वो पोस्टल बैलेट खोला गया, एक वोट तो वो शिवसेना के हक में गया, शिवसेना जीती। लेकिन हम अपनी मंडी के फार्म हाउस 13 तारीख के दिन पूरे बुक है, क्योंकि हमें वहां स्विमिंग करने जाना है, हमें वहां पर क्रिकेट खेलने जाना है, डीजे लगाकर हमें डांस करना है वहां पर। 50, 52, 54% वोटिंग, बाकी 50% कहां है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या अकेला ये इम्तियाज जलील जीत रहा है इलेक्शन? इतना यकीन के साथ आपको कहता हूं, ये जीत इम्तियाज जलील की जब 2019 के अंदर थी, तो मेरा नौजवान लड़का जब सड़क पे चलता था तो उसका सीना चौड़ा करके वो चलता था कि मेरे भाई इम्तियाज जलील को मैंने दिल्ली तक भिजाने का काम किया है। और आज 2024 के अंदर भी आपको ये दोबारा करना है मेरे भाई। बहुत सारे हमारे इलाकों के अंदर ये कोशिशें हो रही है, ये वोट बांटा कैसे जाए, कैसे बांटा जाए, इसकी साजिशें चल रही है। खैरे को तो देते नहीं है, क्योंकि उसकी हैसियत चचा 2019 के अंदर ही बता दिया था। अब भीख मांग रहा है, ये मेरा आखिरी है, दे दो, ये मेरा आखिरी इलेक्शन दे दो। हाँ, हमारे लिए तो वैरा वो अगर ये कह रहा है कि आखिरी है मेरे दे दो, तो एक दूसरे साहब है जहां स्टेज पे आए कि झोली उठा ले रहे हैं, दे दो, दे दो, दे दो। जितना उनको इतना बता दो, कोई होगा उनका पे कोने में चाहने वाला, तो उनको बोलो ईवीएम मशीन के अंदर जितने वोट पड़ते उतने ही रहते, बढ़ते नहीं तो उन्होंने समझेंगे अंबा के 2 टिकट लेके आ जाओ, 30 रुपये का टिकट, बाहर आके 60। याद है हमने खुद में लिए हैं, फिल्म देखने गए थे तो बाहर खड़े थे जनाब, 20 का 30, 20 का 30, 20 का 30। अब ये समझेंगे कि ये ईवीएम मशीन में मेरे को मिले हैं 20, बाहर आके कर देंगे 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40। रोज बुला ले रहे हैं, रोज एक यूट्यूब वाले को बुला लेते हैं, बैठते हैं, अरे मेरे राजा इलेक्शन लड़ा तो भाजपा के खिलाफ बोल, उद्धव के खिलाफ बोल,
खैरे के खिलाफ बोल, जहां बैठा इम्तियाज। मतलब मुझे खबर मिली रात में नींद में से उठ जा रहा इम्तियाज का। भाई साहब, लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि तुम जीतने के लिए खड़े ही नहीं है। तुम्हारी मंशा एक मुसलमान खासदार को यहां पे कैसे खत्म किया जाए, तुम्हारी कोशिश पूरी इसी में लगी हुई है। अब इसके लिए चंद टुकड़े तुम्हारे सामने फेंके गए होंगे कि भैया ये ले, और इम्तियाज के कितने वोट ले सकता है ले। 4 तारीख के दिन तेरे घर के सामने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न मैं मनाने वाला हूं। उस दिन तू ठुमके लगाने आना, पैसा मैं फेंकूंगा। क्या है ये मवालिया, ये समझते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे तो मुझे सुनना पड़ेगा, तो इनको बीच बीच में डोज देते रहना चाहिए। ये गली के छपरी नेता ये समझ लेते हैं कि भाई हाथ में मोटा सा बड़ा, अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले तो मेरे भाई, वहां पर देश के कानून बनते हैं, नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे बुजुर्गों के लिए हम कोई नया स्कीम ला सकते हैं क्या, हमारी बहनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फैसले वहां पर लिए जाते हैं। तुमको गलतफहमी ये हो गई शायद कि अंदर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अपन पत्ते की गड्डियां लेकर जाओ, वहां पर पत्ते खेलते बैठो, सेशन खत्म हो गया तो चलो क्लब शुरू कर दे। नहीं होता भाई, नहीं होता है। कुछ तो ये करिए। और अब तो मैं खुला कह रहा हूं आपको, कानून बनते हैं वहां पर, एक्ट बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं। अब मैं अगर बोलूंगा एक्ट का मतलब अंग्रेजी में होता है कानून, अब मैं एक्ट बनाए जाते हैं अगर बोलूंगा तो उन्हें बोलेंगे मेरे को इतनी अच्छी एक्टिंग आती ना, वो एक्टिंग नहीं चलती वहां पे भाई साहब। बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको एक मर्तबा यहां पर स्टेज पे बुलाइए, किसी छोटे से बच्चे का स्लेट और चौक मंगाइए और उनको बोलो अंग्रेजी में लिखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अंग्रेजी में लिख दिया, मैं खुद हट जाऊंगा पीछे। कैसे मजाक बना दिए हैं आपने, और आप आपके चंद रुपयों की खातिर इनका सौदा करेंगे, आप इनका सौदा करेंगे। आप तो हारेंगे, लेकिन आपका कोई नेता यहां पर, खुदा न करे कल के दिन अगर इम्तियाज जलील यहां से हट गया, कोई आपके लिए लड़ने वाला, बोलने वाला, बुलडोजर को रोकने वाला नहीं रहेगा मेरे भाई, नहीं रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी साजिशें इसलिए भी हो रही है कि भाजपा ने ये तय किया है कि ये 2 लोग हमारी नाक में, अपनी गाड़ी वो चलने वाली है भाई, भाई जी पूरा संजय नगर में तो खूब दबा के चलने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा ने ये तय किया है कि मजलिस के ये उम्मीदवार ने आना नहीं चाहिए, इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब अकेले लड़ते हैं तो अकेले थे, लेकिन इस बार इंशाअल्लाह जब मैं जाऊंगा तो उन्होंने देखा है 5 साल के अंदर क्या हुआ है, 5 साल के अंदर उन्होंने देखा है और उनको ये बात समझ में आ गई है कि वो शेरवानी तो बहुत बोलती है, ये पट्टा औरंगाबाद से आया, ये भी साला हमारी उधेड़ के रख देता है।
आज के इस दौर में नौजवानों बहुत हिम्मत लगती है कि जिस दौर में हम खड़े हैं वहां पर कैसे कैसे एजेंसीज आपके पीछे लगाई जाती है। मुझे भी लोग कहते हैं कि इम्तियाज भाई आपको डर नहीं लगता है हुकूमत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ इतना बोलते हुए। मैं कहता हूं नहीं, मुझे लगता है डर, लेकिन ऐसी हुकूमतों से डरता नहीं और ना इंशाल्लाह कभी डरूंगा। मुझे डर लगता है तो मेरे रब से डर लगता है, मेरे अल्लाह से मुझे डर लगता है। मेरे भाइयों, 13 तारीख के दिन आप लोग घरों से निकलिए। जहां 13 तारीख के दिन आप एक दिन हमारा साथ दीजिए। और नौजवानों, 4 जून 4 जून का इंतजार नहीं करना। 13 जून की शाम को ही इम्तियाज जलील आपको बताएगा कि इंशाल्लाह हम 4 जून को हम जश्न मनाने वाले हैं। बोलो सब इंशाल्लाह। अब यह है कि शिकायत आएगी मुझे पोलिंग शीट तो मिली ही नहीं है करके। ये इलेक्शन मेरा नहीं है मेरे भाई, ये हमारा इलेक्शन है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप यहां पर इतने सारे हमारे लोग मौजूद हैं। जफर बिल्डर साहब है, इमरान है, सलीम बोरगांवकर साहब है, हमारे अमर बिन हैदरा है, इरशाद है, हमारा अशफाक है। ये सभी लोग एक साथ, राजू पठान है, ये सभी लोग एक साथ मिलकर आए, एक एक घर में जाए और ये ख्याल रखे कि सिर्फ पोलिंग चिट से काम नहीं होगा। आपको उस दिन बाहर निकल कर आना होगा, वोट डालना होगा। अपने घर की मस्तूरात हमारी माओ और बहनों को बाहर निकाल कर एक एक वोट डालना होगा, वरना वो वक्त ना आए कि एक वोट की वजह से कोई नीचे कोई ऊपर हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर है तैयार, पहले भी बहुत मेहनत करे थे, इंशाल्लाह ये बारी भी वैसी करेंगे। कितने करे थे? हमारी बस ये टाइम पे जाना। मैं इलेक्शन कमीशन को बोल चुका हूं कि हमारे बाईजीपुरे के अंदर 2 एक्स्ट्रा मशीन देना, क्योंकि बाकी के कितने पढ़ने वाले हैं हमको नहीं मालूम। ये जो भी आएगा बस एक ही दबाने वाला है, पतंग के ऊपर धपाधप धपाधप। बहुत बहुत शुक्रिया।